मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कल थोड़ा सा बिज़ी थी फ्रेंड्स, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। मैं अपने घर पर नहीं थी, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। लेकिन मैं आज आपके लिए वापस से प्रॉपर वे में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, कल के लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगी सभी से। तो देखिए, टेस्ट 48 हम लोग लेकर के आए हैं और अधिगमकर्ता का विकास हमारा टॉपिक चल रहा था। 5 पार्ट्स हम उसके अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट नंबर 6 है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड्स नए पधारे हैं चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक भी कर दें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, संवेदना किसके माध्यम से ग्रहण की जाती है। तो देखिए, जो संवेदना है वो एक्चुअली ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। और इसमें मैंने आँख, नाक और त्वचा जो लिखा है वो ज्ञानेंद्रियों के भाग हैं, लेकिन कंप्लीट रूप से इन्हें ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ज्ञानेंद्रियाँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेदना होती है अर्थ रहित, अर्थ सहित, ज्ञान की आखिरी सीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो संवेदना होती है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है और संवेदना केवल ग्रहण की जाती है, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थ रहित। जो संवेदना होती है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, तो ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण होता है अर्थ रहित, अर्थ सहित, ज्ञान की पहली सीढ़ी या ये सभी। तो देखिए, जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होती है वो अर्थ सहित हो जाती है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण में जो है बालक को उसकी जो संवेदनाओं से ज्ञान मिलता है उसको वो प्रत्यक्ष रूप में देख भी लेता है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। तो उसके लिए उन चीज़ों का एक अर्थ हो जाता है, इसीलिए जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो अर्थ सहित होता है और जो संवेदना होती है वो अर्थ रहित होती है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का, और आप सभी को पता है कि 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास शब्द किससे बना है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, संज्ञान और विकास। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, संज्ञान का क्या अर्थ है। तो देखिए, संज्ञान का जो अर्थ है वो है उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो संज्ञान का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा सी, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग, उन लोगों के सामने ऑप्शन होते हैं और वो लोग गैस कर सकते हैं कि आंसर कौन सा रहेगा, और मेरा आंसर बताने के पहले गैस कर लें इसको। देखिए, अब हम रैपिडली जो है कोर्स को आगे चलाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 सितंबर की जो डेट है वो पूरी तरीके से अनाउंस हो चुकी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं उन्होंने कह दिया है कि 2 सितंबर की जो डेट रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि उसको एग्ज़ाम हमारा ऑर्गेनाइज हो जाए, रीट का जो पेपर है वो करवा दिया जाए। तो देखिए, हम लोग जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे इस वक्त साइकोलॉजी और एसएसटी के कोर्स को लेकर के करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इन दोनों के डालूंगी, क्योंकि देखिए, बैकबोन है सिलेक्शन निकालने में, और मेरा जो इसका मैटर है वो इस तरह का है कि आप लोग केवल इसी को पढ़ करके चले जाएंगे तो भी आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आप यकीन करें, क्योंकि 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों का ही मैटर मैं पूरा कवर करवा रही हूँ। और ये जो है साइकोलॉजी वो अपने आप में कंप्लीट सिलेबस में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला फोकस इन दोनों पर ही रहेगा। तो अब जो वीडियोस आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके आएंगे, और साइकोलॉजी का तो देखिए ज़्यादा कोर्स अब है नहीं, 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको फिनिश करेंगे। तो देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि संज्ञान का मैंने अर्थ बता दिया है कि उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो संज्ञान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, संज्ञान के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है वो प्रत्यक्षीकरण भी होता है, भाषा भी होता है, अमूर्तीकरण भी होता है। तो ये सब चीज़ें, संज्ञान का मतलब है हम हमारे माइंड से क्या क्या चीज़ें सोचते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें हम हमारे माइंड के अंदर ही इमेजिनेशन बनाते हैं, तो वो जो होगा वो संज्ञान के अंतर्गत आएंगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के कितने पक्ष माने हैं। तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो है 2 पक्ष माने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो देखिए, 2 पक्ष माने हैं, संधानीकरण और एकीकरण। देखिए, इनको आप बिल्कुल याद रखें कि जीन पियाजे ने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 2 पक्ष माने हैं। एक तो है संधानीकरण और दूसरा है एकीकरण, सॉरी स्थानापन्नता और एकीकरण, सॉरी मैंने संधानीकरण बोल लिया, स्थानापन्नता और एकीकरण। तो देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी के बारे में बनाया है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक के विकास के 2 चरण कौन से हैं। तो देखिए, मैंने बता ही दिया है आपको आंसर कि स्थानापन्नता और एकीकरण। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये दोनों।
क्वेश्चन नंबर 9 है वह प्रक्रिया जिसमें कम परिपक्व विचार को अधिक परिपक्व विचार से बदल दिया जाता है क्या कहलाता है। क्योंकि बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए हम डायरेक्टली बदल रहे हैं, चीज़ को क्या कर रहा है बालक, एक्सचेंज कर रहा है। तो देखिए एक विचार की जगह दूसरे विचार को लेकर के आ रहे हैं, तो जो आंसर हो जाएगा वो डेफिनेटली जो रहेगा वो ए रहेगा, यानी कि स्थानापन्नता। और आपको पता है कि स्थानापन्न का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक चीज़ के स्थान पर उसी जैसी दूसरी चीज़ को लेकर के आना। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कम परिपक्व विचार अधिक परिपक्व विचार को समझने में सहायता प्रदान करते हैं कहलाती है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बालक जो है विचार को त्याग नहीं रहा है, मतलब जो विचार है उसको एक्सचेंज नहीं कर रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, अपने कम परिपक्व विचार को, यानी कि उसमें जो पहले जो विचार था जो थोड़ा कम परिपक्व था, उसके सहायता लेकर के अधिक परिपक्व विचार को समझने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अपने थोड़ी जो पहले उसको कम नॉलेज थी, उस नॉलेज को आधार बना करके जो है दूसरी जो बड़ी वस्तु है, यानी कि बड़ी वास्ट जो नॉलेज है उसको समझने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, स्थानापन्न नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, एक विचार का जो उसके पहले से जो विचार उसके माइंड में है, पहले से जो नॉलेज उसके माइंड में है, उसका सपोर्ट लेकर के आगे की नॉलेज को समझने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसी चीज को कहेंगे हम एकीकरण। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि स्थानापन्न और एकीकरण, स्थानापन्न में तो एक विचार छोड़ करके दूसरा विचार लाया जाता है, और एकीकरण में क्या होता है कि उसी विचार को, जो हमारे पास पहले से विचार है, उसका सपोर्ट लेकर के दूसरे विचार को, यानी कि जो अधिक परिपक्व विचार है उसको समझा जाता है। देखा जाए तो कहा जाता है कि दोनों विचारों का एकीकरण कर दिया जाता है, यानी कि उसमें अपना जो पुराना विचार है उसे त्यागा नहीं जाता है, बल्कि जो है उसका एकीकरण नए विचार के साथ कर दिया जाता है। तो ये एकीकरण हो जाएगा आंसर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में तो ए रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 में बी रहेगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली संज्ञानात्मक विकास में से जरूर क्वेश्चन आते हैं 100%। आप मेरी बात को अभी लिख लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास में से कहीं से भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर दे सकता है, और अभी तक देता आया है, और आगे भी देखिए टीचिंग एग्जाम में तो कम से कम देता रहेगा। तो देखिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्मसातीकरण और संधानीकरण दोनों प्रक्रियाओं को किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो देखिए अनुकूलन जो होता है उसके ये दो भाग होते हैं। अनुकूलन एक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जो है दो तरीके की भागों को लिया जाता है, उसे दो भागों में बांटा गया है कि अनुकूलन किस किस तरीके से बालक करता है। तो एक प्रक्रिया तो जो होती है वो आत्मसातीकरण होती है, और जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है संधानीकरण। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो तो एटलीस्ट ऐसा है कि जिसमें से 100% मैं लिख के दे सकती हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको बहुत बार ये जो वीडियो है उसे देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जब बच्चा नई परिस्थिति में भी अपना व्यवहार नहीं बदलता तो इसे कहा जाएगा। तो देखिए अगर जो बच्चा है वो नई परिस्थिति में भी अपना व्यवहार नहीं बदल रहा है, यानी कि देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हम जो एक बालक है वो किसी नए विद्यालय में जाता है, और वो अपने पहले के विद्यालय से कुछ चीज़ें सीख करके आता है, जैसे लाइन में लगना और प्रार्थना में जाना, इस तरीके की चीज़ें, जैसे असेंबली अटेंड करने जाना। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर वो नई परिस्थिति में सूटेबल पाता है, यानी कि नए विद्यालय में अगर उसे लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं, यहाँ पर भी मुझे लाइन में लगना है, यहाँ पर भी मुझे प्रार्थना में घंटी बजने पर जाना है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं अगर हो रही हैं तो वो उस व्यवहार को बदलता नहीं है, उसी व्यवहार को आगे कायम रखता है। यानी कि नए विद्यालय में वो अपने पुराने विद्यालय से सीखा हुआ व्यवहार क्या कर रहा है, कायम रख रहा है। तो देखिए इसी चीज़ को कहा जाता है आत्मसातीकरण, यानी कि उसने नई परिस्थिति को आत्मसात कर लिया पुराने अपने ज्ञान के आधार पर, यानी कि उसने जो पहले से उसके पास ज्ञान था उसके आधार पर नई परिस्थिति को आत्मसात कर लिया, उसको अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसका जो व्यवहार है वो सूटेबल माना जाएगा आगे के जो उसकी जो नई परिस्थिति है उसमें उसका व्यवहार बदलने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो व्यवहार जो है नई परिस्थिति को समझने के लिए काफ़ी है, तो इसलिए वो उसको व्यवहार को बदलेगा नहीं। तो इसे ही कहा जाता है आत्मसातीकरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बालक का नई परिस्थिति में अपने व्यवहार का परिवर्तन करना कहलाता है। देखिए उसमें तो क्या कर रहा था, आत्मसातीकरण में व्यवहार परिवर्तित नहीं कर रहा था, वो पुराने व्यवहार के आधार पर ही जो है नई परिस्थिति को एक्सेप्ट कर रहा था, यानी कि जो उसकी नई परिस्थिति है उसको पुराने व्यवहार के आधार पर ही ले रहा था।
यानी कि उसको लगा कि इस व्यवहार को मुझे परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है, नई परिस्थिति में भी इस व्यवहार से एडजस्ट हुआ जा सकता है, तो इसको कहा आत्मसातीकरण। लेकिन देखिए, अगर कोई बालक जो है उसको लग रहा है कि उसके पुराने विद्यालय में, मान लीजिए कोई बालक है जो हिंदी मीडियम से गया है इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में जो है उस बालक ने हिंदी में पूरी पढ़ाई की है, लेकिन अगर वो इंग्लिश मीडियम में गया है तो उसे वहाँ सारी की सारी चीज़ें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में करनी पड़ेंगी। तो उसने क्या करा कि अब उस व्यवहार को त्याग दिया, यानी कि हर चीज़ को वो हिंदी में पढ़ करके अपना काम यहाँ नहीं चला सकता, तो उसने अपना जो नया कॉन्सेप्ट बनाया, जो नई कोशिशें की, वो इस तरह से की कि वो चीज़ों को इंग्लिश में ही डील करने लगा। यानी कि उसने पूरी तरीके से जो है हिंदी में सोचने, हिंदी में समझने की जो उसकी आदत थी उसको त्यागा है, और नई परिस्थिति में ढलने के लिए उसने क्या करा है, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश में जो है कोशिशें वो आगे करने लगा है, उसी में समझने की, उसी में बात करने की। तो देखिए, एक नई परिस्थिति में ढलने के लिए उसने अपने पुराने व्यवहार को त्याग दिया है, तो इसी को कहा जाएगा संधानीकरण। तो जो आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा संधानीकरण। आई होप आपको आत्मसातीकरण और संधानीकरण दोनों बातें जो है, इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। आत्मसातीकरण में तो बालक जो है अपनी पुरानी परिस्थिति में जो उसने ज्ञान सीखा है, उसी ज्ञान को जो है नई परिस्थिति में अप्लाई करता है, और उसका क्योंकि उस ज्ञान को जो है बदलने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है, तो अप्लाई करता है और उसका सपोर्ट लेकर के नई परिस्थिति में एडजस्ट करता है। लेकिन जो संधानीकरण होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक का जो पुराना व्यवहार है वो जो है सुटेबल नहीं रहता, तो उसे अपना पुराना व्यवहार पूर्णतः त्यागना पड़ता है, और नई परिस्थिति में जो है उस नई तरीका का जो व्यवहार है वो क्रिएट करना पड़ता है, वो नए तरीके का व्यवहार अप्लाई करना पड़ता है, तो उसे संधानीकरण कहा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। आत्मसातीकरण दोस्तों, अगर लग रहा है कि बहुत ही अच्छे और क्वालिटी वाले प्रश्न हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए, मनोविज्ञान का आपका जो कोर्स है तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हमारा कोर्स जो है वो पूरा यहाँ पर मनोविज्ञान का कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट पेपर के रूप में ही मैंने आपको जो है मनोविज्ञान करवाई है, तो इसलिए टेस्ट अलग से ना भी लिए जाएँ, क्योंकि 2 सितंबर डेट है। मुझे अभी बाकी के मटेरियल भी जो है कंप्लीट करवाना है, बाकी का कोर्स भी कवर करवाना है। तो देखिए, एसएसटी और मनोविज्ञान इस वक्त सबसे ज़्यादा क्लासेस आपकी ली जाएंगी, और साथ में जो है हिंदी का जो हम लोग कर रहे थे शिक्षण विधियाँ, जो कॉमन टॉपिक्स चलते हैं हिंदी की शिक्षण विधियों के, वो तो हम लेंगे ही सही। तो देखिए, आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। आत्मसातीकरण और संधानीकरण के मध्य संतुलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इन दोनों के मध्य जो संतुलन की प्रक्रिया है उसको साम्य धारण कहा जाएगा, ना कि अनुकूलन। देखिए, अनुकूलन की ये दोनों प्रक्रिया हैं, अनुकूलन के ये दोनों भाग हैं, लेकिन आंसर इसमें अनुकूलन नहीं आएगा। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा साम्य धारण, यानी कि दोनों के प्रक्रियाओं के मध्य संतुलन बिठाना ही साम्य धारण कहलाता है। तो जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर बालक के मन में बनने वाले मानसिक प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर बालक के मन में जो प्रतिरूप बनते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संप्रत्यय। तो आंसर इसमें संप्रत्यय रहेगा। देखिए, टेस्ट पार्ट 6 जो है मैं आप लोगों के सामने अभी लेकर के आई थी, कुछ ही देर में आप लोगों के लिए पार्ट 7 भी अपलोड कर दूंगी। देखिए, हम मनोविज्ञान और एसएसटी को इस वक्त सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे। हो सकता है कि इन्हीं के ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ टेस्ट, और जैसे ही मनोविज्ञान ख़त्म होता है मनोविज्ञान का, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इंग्लिश का भी पूरा का पूरा कोर्स बाकी है, और 2 सितंबर डेट है, तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। साथ में जो है हिंदी के मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैंने आपको कहा था कि जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, हिंदी का कोर्स पूरा हो चुका है, तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखिए, उनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालाँकि मैंने जो दोनों बुक्स हैं, नवीन हिंदी व्याकरण एवं हिंदी रचना प्रबोध, इन दोनों के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को पूरा करवा दिए हैं प्रैक्टिस में। तो एक तरीके से कोर्स तो हमारा पूरा कंप्लीट है, तैयारी हमारी पूरी कंप्लीट है हिंदी को लेकर के। केवल शिक्षण विधियां बच रही हैं, उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस पेपर्स देख रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को पीछे के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे संधि हुआ तो संधि के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसके बाद इस तरीके से टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाए। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।